हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। संलग्न परिपथ में प्रतिरोध R का मान बढ़ाने पर एमीटर A के पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध R नंबर 1 नगण्य नहीं है तथा नंबर 2 नगण्य है। तो यहाँ पर देखो, हमें बताना है कि एमीटर A के पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन दोनों स्थितियों में। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यदि यदि R1 व R2 R1 व R2 दो प्रतिरोध किसी परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हों, समांतर क्रम में जुड़े हुए हों, क्रम में जुड़े हुए हों, तो देखो, तो जो हमारे पास कुल प्रतिरोध है, ठीक है, उसको अगर हम R बोल लें या फिर R EQ बोल लें, यानी कि परिणामी जो हमारे पास प्रतिरोध है वो क्या आता है, R1 R2 दोनों गुणा हो जाते हैं, बट्टा में R1 प्लस R2 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, समांतर क्रम में जुड़े रहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार से मान लो ये एक ऐसा प्रतिरोध आया और यहाँ पर एक दूसरा प्रतिरोध आया और इस प्रकार से हमारी क्या लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये तो R1 हो गया, ये R2 हो गया। ठीक है, और ये मान लो यहाँ पर V वोल्ट की कोई बैटरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बैटरी के रूप में हम इसे अगर बनाना चाहें तो मान लो इस प्रकार की V वोल्ट की बैटरी आ रही है। ठीक है, तो ये होता है समांतर क्रम में जब प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं, तो इनका जो परिणामी प्रतिरोध है यानी R1 व R2 को हटाकर हम ये R इक्विवेलेंट लगा सकते हैं। सही है, तो ये बात हमको समझ में आ गई। तो अब देखो, यहाँ पर R डैश और R दोनों समांतर क्रम में, तो इनका जो परिणामी है उसको एक बार के लिए A मतलब RA बोल देते हैं। तो वो क्या आएगा, देखो यहाँ पे R डैश दोनों का गुणा होगा बट्टा में R प्लस में R डैश, ये आ चुका है। सही है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के स्थान पर ये प्रतिरोध लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर इस परिपथ चित्र को पुनः बनाए हम, तो देखो किस प्रकार से है ये। यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से, फिर देखो आंतरिक प्रतिरोध भी है छोटा आर। ठीक है, ये छोटा आर आंतरिक प्रतिरोध हो गया, तो इसको एक बार के लिए छोटा आर लिख लेते हैं हम। फिर देखो यहाँ पर और किस प्रकार से व्यवस्था है, इस प्रकार का कुछ ये परिपथ है। सही है ना। तो अब देखो, ये तो पूरा हमने बना लिया है, मतलब जो समांतर क्रम में था उनका परिणामी हमने निकाल लिया ना, तो उसको हम आर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आर ए आ जाएगा। ठीक बात है, और देखो यहाँ पर इस प्रकार से पूरा ये परिपथ आ रहा है और हमें क्या बताया हुआ है, ये जो मान है ना, यहाँ पर मतलब आई धारा निकल रही है, यहाँ पर ई है और आई धारा निकल रही है। तो अब देखो, इस परिपथ में पूरे में आई धारा जाएगी ना, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर इस परिपथ में आई धारा जा रही है तो अब हम क्या कर सकते हैं, ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर आई आर होता है। ठीक है, यानी कि विभवांतर बराबर धारा गुणा में प्रतिरोध। तो अब इस पर जो पूरा प्रतिरोध है, यहाँ पर एक आंतरिक प्रतिरोध भी तो है, तो ये दोनों तो श्रेणी क्रम में आ गए और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आपस में जुड़ जाते हैं सीधे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ई का मान लिखेंगे तो वो क्या आएगा, देखो धारा आई बह रही है और कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, आर प्लस में आर ए, छोटा आर आएगा क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध है, तो आर प्लस में आर ए ये आ गया। तो अगर यहाँ से हम आई का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा ई बट्टा में आर प्लस में आर ए। अब आर ए का मान उठा करके रख देते हैं, तो ई बट्टा में छोटा आर प्लस में आर आर डैश बट्टा में आर प्लस में आर डैश आ गया। तो अब इसका मान निकालेंगे तो ई बट्टा में देखो यहाँ पे आर प्लस आर डैश तो ऊपर आ जाएगा ना। ठीक है, और देखो यहाँ पर आर आर प्लस में आर आर डैश ये आ गया। सही है, और प्लस में यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, प्लस में आर आर डैश ये बच गया। तो ये आई का मान आ चुका है। तो अब इस शुरुआती परिपथ में देखो, यहाँ पर हम जानते हैं समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उनके सिरों पर जो विभवांतर है वो सदैव बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम ए बी बोलें इसको और इसको बोले हम सी डी, तो ए बी के सिरों पर जो विभवांतर है सी डी के सिरों पर भी वही विभवांतर आएगा, यानी वी ए बी बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, वी सी डी। ठीक बात है, तो यहाँ से ध्यान से देखना, अब ए बी के सिरों पर कितना विभवांतर आएगा, देखो धारा आई जा रही है तो ये धारा यहाँ पर भी आई आएगी।
अब इस तरफ आई डैश धारा निकली है तो इस तरफ धारा विभाजक नियम से आई माइनस आई डैश धारा जारी होगी, ठीक है। तो इसके सिरों पर विभवांतर लिखेंगे तो v बराबर आई आर होता है ना, तो आई माइनस आई डैश गुणा में यहाँ पर आर आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, देखो उस तरफ कितना विभवांतर है सी डी पर, आई डैश आर डैश, तो बराबर आ गया आई डैश आर डैश। तो अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट को खोलेंगे तो आई आर माइनस में आई डैश आर बराबर में क्या आ जाएगा, आई डैश आर डैश। तो आई डैश के पदों को एक तरफ कर लेते हैं तो आई आर बराबर में क्या आ जाएगा, आई डैश को हमने उपनिष्ठ ले लिया तो आर डैश प्लस में आर बच जाएगा। तो अगर हम आई डैश का मान निकालेंगे ना तो वो क्या आएगा, यहाँ पर आई आर बट्टा में आर प्लस में आर डैश, ये मान आ गया। अब यहाँ पर आई का मान हम उठा करके रख देते हैं। आई क्या आया था, देखो यहाँ पर ई गुणा में आर प्लस में आर डैश, आर प्लस में आर डैश बट्टा में देखो हमारे पास क्या है, आर आर प्लस में फिर क्या है आर आर डैश प्लस में क्या है बड़ा आर और बड़ा आर डैश। सही, ये तो आई का मान लिखा है अभी केवल, इसके गुणा में क्या आएगा आर बट्टा में आर प्लस में आर डैश, ये आ चुका है। तो यहाँ पर आर प्लस में आर डैश से आर प्लस में आर डैश, ये तो क्या हो गया विभाजित तो हो गया। अब इस वाले आर को हम क्या करेंगे, नीचे लेके जाएंगे, ध्यान से देखना अब किस प्रकार से पदों को आगे सरल कर रहे हैं। तो ई बट्टा में यहाँ पे आर आर बट्टा में आर लेकर आ गए, फिर आर आर डैश बट्टा में आर लेकर आ गए, फिर यहाँ पर आर आर डैश बट्टा में आर लेकर आ गए, ठीक है। तो ऐसा करने से देखो यहाँ पर ई बट्टा में एक तो ये छोटा आर बच गया, सही है, फिर यहाँ पर आर आर डैश बट्टा में आर हो गया, फिर यहाँ पे आर से आर विभाजित हुआ तो केवल आर डैश बच गया, और ये आई डैश का मान है। तो ध्यान से देखो एमीटर में जो धारा आएगी वो आई डैश ही तो आ रही है। तो हम पहली स्थिति की बात करते हैं जब प्रतिरोध आर नगण्य नहीं है। तो जब प्रतिरोध आर नगण्य नहीं है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो पहले हमने यही बोला है कि नगण्य नहीं है ना, तो ऐसी स्थिति में जब ये नगण्य नहीं है तो हमें क्या बताया गया है कि हम क्या कर रहे हैं, आर का मान बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आर का मान जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे हम आर इसका मान बढ़ाएंगे ना, आर का मान, तो आर आर डैश बट्टा आर इसका मान होगा कम, ठीक है। यानी देखो आर का मान बढ़ाने पर पहली स्थिति में हम क्या बोल रहे हैं, ये जो आंतरिक प्रतिरोध नगण्य नहीं है, नगण्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब हम आर के मान को बढ़ाएंगे तो ये जो आर आर डैश बट्टा आर का मान है, आर आर डैश बट्टा आर का मान ये कम होगा, क्योंकि नीचे वाला मान बढ़ रहा है तो ये पूरा मान कम हुआ ना। अब ये देखो बट्टा वाला मान हो रहा है हमारा कम, तो ये आई डैश वाला मान तो ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है आई डैश का मान बढ़ेगा, यानी एमीटर का पाठ्यांक बढ़ेगा। एमीटर का हमें यही तो पूछा था कि यहाँ पर एमीटर के पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एमीटर ए का पाठ्यांक बढ़ेगा, ए का पाठ्यांक बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो पहली स्थिति होगी। अब दूसरी स्थिति में वो बोल रहा है कि आर नगण्य है, यानी आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो ऐसी स्थिति में देखो क्या होगा, नगण्य है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर आर जो है वो जीरो की ओर अग्रसित होगा। तो जब ये जीरो की ओर अग्रसित हुआ तो आई डैश का जो मान है ना वो किसके बराबर आ जाएगा, केवल ई बट्टा आर डैश के बराबर आ जाएगा, क्यों, ठीक है, क्योंकि बाकी जो दूसरे पद है वो तो शून्य हो गए, तो ई बट्टा आर डैश आ गया। तो अब देखो हम जब आर का मान बढ़ाएंगे तो आर का तो यहाँ पर पद ही नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आई डैश का मान जो है ना वो क्या होगा, अप्रभावित रहेगा, अप्रभावित। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, एमीटर ए का पाठ्यांक, एमीटर ए के पाठ्यांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पाठ्यांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों स्थितियों में हमारे उत्तर आ चुके हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।